मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत की खोज के पिछले वीडियो में पहले पार्ट अहमदनगर का किला, उसके बारे में मैंने विस्तार से समझाया था। उस वीडियो में ये बताया गया कि पंडित नेहरू अहमदनगर के किले में जाने के बाद कैसे भारत की खोज पुस्तक की रचना करने के लिए प्लानिंग करते हैं, उनके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं और किस प्रकार उन्होंने भारत की खोज पुस्तक की रचना की, उसमें कौन कौन से लोग सहयोगी थे। दूसरा पाठ है तलाश। यहाँ से मूलतः पुस्तक की शुरुआत होती है। तलाश का क्या अर्थ है? खोज करना। एक उर्दू शब्द है तलाश, जिसका अर्थ है खोज करना। अब खोज किसकी करनी है? भारत की खोज करनी है। तो भारत तो पहले से खोजा हुआ है। पुस्तक का नाम है भारत की खोज, और जो पहला पार्ट था वो एक तरह से पुस्तक परिचय कह सकते हैं, पुस्तक परिचय था। दूसरा है तलाश। अब यहाँ से आते हैं भारत की खोज करते हैं। तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत की खोज को लेकर के मेरे मन में बहुत प्रकार के दृष्टिकोण थे कि भारत को, इसमें क्या खोजना है, भारत तो खोजा हुआ है। लेकिन भारत को जिस नज़र से आप देख रहे हैं, नेहरू जी उस नज़र से नहीं देख रहे थे, बल्कि भारत के इतिहास के बारे में, भारत के अतीत के बारे में, यहाँ की विरासत के बारे में जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे भारत को खोजना है। क्या खोजना है? तो यहाँ का अतीत, यहाँ का इतिहास, हम कौन थे, कहाँ से आए, भारत में लोग कहाँ से आए, भारत की शुरुआत कैसे हुई, कितनी परंपराएं आई यहाँ पर, कितनी विदेशी संस्कृतियाँ आईं, और सबका मिश्रण होने के बाद भारत किस रूप में उभर कर आया, जिसमें जाति, मजहब, संप्रदाय, जो कुछ भी था, सांस्कृतिक विविधता, भाषाओं की विविधता, और सबके होने के बावजूद इसका नाम भारत क्यों है, इस पर विस्तार से उन्होंने सोचा। तो तलाश में इसी भारत की तलाश करते हैं नेहरू जी, और लिखते हैं भारत के अतीत की झांकी। अतीत अर्थात बीते हुए समय की झांकी, बीते हुए समय को दिखाना। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। एक बात याद रखिए, जब किसी को देखना हो, समझना हो, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी हो, तो अपने दृष्टिकोण को उसके अपोजिट ले जाना चाहिए, उसके उल्टा। क्योंकि जब आप सकारात्मक रूप से सोचेंगे तो आपको सब अच्छा अच्छा दिखेगा, लेकिन जैसे ही उसके लेफ्ट में जाएंगे आप, तो लगेगा कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। तो नेहरू जी भारत को देखने के लिए पाश्चात्य दृष्टिकोण अर्थात पश्चिमी दृष्टिकोण, यूरोपीय दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि बीते हुए समय में, जो समय बीता है, उसमें हमारे अंदर केवल भारत ही भारत बसा है, और इस बीच मैं बराबर उसको समझने के लिए कोशिश करता रहा। मैं बचपन की ओर लौट करके जब भी याद करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे मन में इस अवधारणा ने, जो बनी हुई धारणा है, वह एक धुंधला रूप ले लेती है, और वो कैसे मेरे ताज़ा अनुभव को उसने संवारा था, मेरा बचपन कैसा बीता था, वो सब कुछ सामने आ जाता है। आखिर यह भारत है क्या? बचपन से ही मेरे हृदय में भारत ही भारत रहा है। मैं लगातार उसे जानने, समझने और अपने बचपन में वापस जा कर के याद करने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरे नए अनुभवों ने उसे किस रूप में सजाया था, और मेरे नए अनुभव का एक धुंधला रूप धारण कर लिया था। यह भारत है क्या? उसी की तलाश जारी है। अतीत में, बीते हुए समय में, यह किस विशेष बात का नेतृत्व कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था? क्या उसने अपनी पुरानी शक्तियों को खो दिया है, जो आज गुलाम बन गया? नेहरू जी सोचते हैं कि बीते हुए समय में मेरा भारत विश्वगुरु था, तो उसके पास कौन सी शक्तियाँ थीं, और थी तो क्या वो शक्तियाँ गुम हो चुकी? आज संसार में उसका सामंजस्य किस रूप में है? क्या विशाल जनसंख्या के अलावा उसके पास ऐसी कोई अद्भुत शक्ति है जिसे जानदार कहा जा सकता है? ऐसे भारत में ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि मेरा भारत दुनिया में इस क्षेत्र में बहुत आगे है? और ऐसा पहले क्या था कि हम विश्वगुरु थे?
नेहरू जी सोचते हैं, मैंने भारत को एक बाहरी आलोचक की नज़र से परखना शुरू किया, ऐसे आलोचक की दृष्टि से जिसे कि वर्तमान के साथ ही साथ अतीत के अधिकांशतः अवशेष नापसंद थे। वर्तमान तो नापसंद था ही, जो बीता हुआ समय था वह भी नापसंद था। क्यों? क्योंकि यह दृष्टिकोण पश्चिमी दृष्टिकोण था, जबकि भारत मेरे खून में, मेरे कण कण में हमेशा से रचा बसा रहा है। मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। पश्चिम के रास्ते, ऐसा नहीं कि नेहरू जी कोई रास्ता पकड़ के आए, अर्थात भारत को समझने के लिए उन्होंने पश्चिमी विचारधारा का अध्ययन किया और उसी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। इसलिए मैं उसे किसी पश्चिमी मित्र की भांति ही देख रहा था। मेरा हृदय या मेरे हृदय में कई संदेह, कई शंकाएं जन्म ले रही थी। क्या वास्तव में मैंने भारत को जान लिया था? फिर मैं क्यों अतीत की विरासत के बारे में क्यों इतना अधिक चिंतित हूँ? क्यों उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण हिस्से को खारिज करने की हिम्मत कर रहा हूँ? अगर मैं भारत को जान गया हूँ तो भारत की उन महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं कैसे खारिज कर सकता हूँ, जबकि वह महत्वपूर्ण हिस्सा बहुत जीवंत और टिकाऊ है। आखिर भारत के पास वह विशेष तत्व क्या है जिसके कारण उसका अस्तित्व आज भी कायम है? भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसके बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को नापसंद करता था। ये बातें नेहरू जी अपने बारे में कह रहे हैं। आलोचक थे तो कैसे? भारत के आलोचक। इसलिए भारत के आलोचक हुए क्योंकि वो पश्चिमी दृष्टिकोण से देख रहे थे और उसके बाद भारत के अंदर जितनी कमियां थीं वो कमियों को देखने की कोशिश किए। अब आप सोचेंगे नेहरू जी तो भारतीय थे तो भारत की कमियां क्यों देख रहे थे? क्योंकि उसको सुधारना था। भारत को आज़ाद कराने के लिए वो सोचते थे कि भारत अतीत में कितना अच्छा था और आज भारत के पास वो क्या है कि हमारा देश गुलाम हो गया है, हमारी कमियां क्या क्या हैं और उस कमियों को हम दूर कर लेंगे तो मेरा भारत फिर से पहले जैसा हो सकता है। नेहरू जी कहते हैं, मैं एक बार सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। अगला पृष्ठ है, मैं पृष्ठ को पलट देता हूँ। नेहरू जी कहते हैं कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके अस्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। अर्थात मॉडर्न इंडिया तभी बन सकता है जब तक हम ठेठ हो सकते हैं, अर्थात भारतीयता को स्वीकार कर सकते हैं, भारत की गरिमा को स्वीकार करें। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हज़ार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रह करके। फारस, जिसे ईरान कहा जाता है, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट का संपर्क रहा। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, उनकी बोली भाषा को स्वीकार किया, वहाँ से व्यापार किया और वहाँ के लोगों को भी अपनी बोली भाषा से परिचित करवाया, खान पान से परिचित करवाया, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। और इस मजबूती का रहस्य क्या है कि इतनी सारे विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आने के बाद भी उसका कल्चर जो था वह जैसा था वैसा ही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। साथ में यात्रा नहीं किया, अर्थात उनकी पुस्तकों को, जैसे चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, वेनसोंग भारत आया था, तो उनकी पुस्तकों को पढ़ा उन्होंने और कहा कि उनके साथ यात्रा किया जो भारत में आए अलग अलग देशों से और यहाँ आकर के अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा
जिसका पुराने मिथकों और कुछ और आगे देखें, इसमें पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। ये जो हमारे पुराणों की कथाएं हैं या जो साहित्य की कथाएं हैं, उसमें जो हिमालय के बारे में तमाम कथाएं आती हैं, उसके बारे में नेहरू जी कह रहे हैं कि उस हिमालय के पास भी जाकर के मैंने अच्छे से उसका अवलोकन किया, जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने, आप जानते हैं पंडित नेहरू कश्मीरी पंडित थे, तो उन्होंने कहा कि पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। अर्थात भारत की उस पहाड़ों की खूबसूरत वादियों को देख करके भी नेहरू जी भारत पर गर्व करते हैं। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप जानते हैं, अगर देखे होंगे तो अच्छा है, नहीं तो सुने होंगे उसके बारे में कि बहुत ही पवित्र नदी है और उसकी धारा को देखने से मन प्रफुल्लित हो उठता है। उसका वर्णन भी करते हैं। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, चाहे कृष्ण की कथा हो या ब्रज साहित्य में जितनी भी कथाएं हैं या कविताएं हैं, वो सब यमुना के किनारे कहीं ना कहीं आधारित हैं। इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा। मैं खुद गंगा के किनारे का हूँ और गंगा एक पवित्र नदी है। नेहरू जी उस गंगा का स्मरण करते हैं। भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। गंगा के बिना भारत का इतिहास नहीं है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है गंगा, और उसी गंगा से हमारा भारत कण कण से जुड़ा हुआ है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। ये सब कुछ बता रहे हैं नेहरू जी, तो भारत के अलग अलग हिस्से की उन ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिसके कारण हमारा राष्ट्र महान था। कहते हैं कि मैंने पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा, भित्ति चित्र दीवार पर बने हुए चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था कि भारत बीते हुए समय में कितना अधिक समृद्ध था, उसके पास कितनी कलात्मकता थी। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, जो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरानी होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी, वह कौन सा आधार था जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। ऐसा उसमें कौन सी खास विशेषता थी कि लोग पूरी दुनिया में कहीं भी हों कुंभ स्नान के लिए खींचे हुए चले आते हैं, गंगा के तट पर चले आते हैं, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की उस कलात्मकता को देखने के लिए चले आते हैं, हिमालय की उस खूबसूरत वादियों या पहाड़ी एरिया में बसे उन सुंदर सुंदर स्थानों को देखने के लिए आते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो भारत के अंदर है और लोगों को अपने तरफ खींचती है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। नेहरू जी कहते हैं जितना मैं घूमा,
मुझे अपने बीते हुए समय में देखने के लिए नई दृष्टि मिली। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा, धीरे धीरे सच्चाई बसने लगी। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। बुद्ध के समय नेहरू जी नहीं थे। कल्पना करते हैं कि बनारस के पास सारनाथ, बनारस में ही है, पास में क्या उस समय पास रहा होगा, क्योंकि मैं तो मूलतः बनारस का हूँ, तो बनारस में ही है सारनाथ। वहाँ जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, वो कहते हैं कि लगभग मैंने साफ साफ वो जगह देखा और ऐसा लगा कि गौतम बुद्ध हमारे सामने उपदेश दे रहे हैं। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। नेहरू जी कहते हैं, जो कुछ भी मैं देखता हूँ वो सारी झांकी, वो सब कुछ मेरे सामने ऐसा लगता है कि चित्रित हो रहा है, वो सारे चित्र मेरे सामने आ रहे हैं। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। नेहरू जी गर्व करते हैं भारत की उस परंपरा पर जो 5000 साल पुरानी थी, जिसने भारत को भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, इसलिए वह अलौकिक था, वह अपने आप में अविस्मरणीय था। तो अगली जो हेडिंग है भारत की शक्ति और सीमा, इसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में प्रेषित करेंगे। यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया था, आप लोग इसे विस्तार से समझें। किसी भी शब्द का अर्थ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे नोट करके मुझे तुरंत व्हाट्सएप पर भेज दें, मैं उसका अर्थ समझा दूँगा। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में पूरा पाठ समझ में आया होगा। पढ़ने के लिए मैं प्रेषित कर रहा हूँ भारत की शक्ति और सीमा, इसे ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो को देख करके जो पढ़ चुके हैं आप उसे समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।